ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम गुलेरिया जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, जब से मेरी बेटी इस मल्होत्रा परिवार में आई है, न जाने उसे क्या हो गया है। जरूर इस मल्होत्रा परिवार के पैसे की आड़ में वह अपने बाप के प्यार को भूल गई है। मैं मल्होत्रा परिवार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी बेटी लौटा दे। मैं उसका बाप हूँ, खून का रिश्ता है हमारा। गौतम गुलेरिया की आंखें यह बोलते हुए गुस्से से लाल होने लगी थी, मगर उसने मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ा नहीं। जैसे ही गौतम गुलेरिया का यह इंटरव्यू कुछ चैनल्स पर टेलीकास्ट हुआ, लोग सोशल मीडिया पर गौतम गुलेरिया की सपोर्ट में बातें करने लगे। लोग अनिका के बारे में भला बुरा कहने लगे कि किस तरह की लड़की होगी वह, जिसने पैसों की आड़ में आकर अपने बाप का तिरस्कार कर दिया। तभी किसी ने कहा कि मल्होत्रा खानदान को शर्म आनी चाहिए, ऐसा करते हुए किसी गरीब बाप से अपनी बेटी को छीनकर क्या मिलेगा उन्हें। तभी किसी ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा, जो लड़की इतनी देर तक सोती रहे, एक बच्ची की मां होने के बावजूद वह औरत भरोसे के लायक कैसे हो सकती है। शायद अब उसने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी से भी अपने हाथ झटक लिए होंगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें उड़ने लगी। इंटरव्यू लेने वाली प्रेरणा को अचानक ही अलग अलग चैनल के जरिए शहर भर में दिखाया जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेरणा ने उछाली हुई इस बात को कोई जानबूझकर हवा दे रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अनिका और गौतम गुलेरिया के बीच चल रहे वार को पहुंचाया जा सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर शालिनी अपने फोन पर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में अपने दोस्तों के पोस्ट को की हुई तस्वीरें देख रही थी। तभी उसकी नई नई सोशल मीडिया पर फ्रेंड बनी कामिनी की एक पोस्ट डॉक्टर शालिनी ने देखा। जैसे ही कामिनी की पोस्ट पर शालिनी ने क्लिक किया, शालिनी के मुंह पर स्माइल आ गई। एक्साइटमेंट में शालिनी ने मुस्कुराते हुए अकेले में बात करते हुए कहा, बेचारी अनिका आज तो बुरी तरह बदनाम हो गई। वैसे ऐसी लड़कियों तो बदनामी में भी अपना नाम कहीं न कहीं ढूंढ ही लेती है। शालिनी ने इस सोशल मीडिया पोस्ट को अपने हर ग्रुप पर शेयर किया ताकि मेडिकल फील्ड के ज्यादा से ज्यादा लोग अनिका और गौतम गुलेरिया के बीच चल रही लड़ाई को देख सके। जल्द ही शालिनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। तभी एक कमेंट पर शालिनी का खास ध्यान पड़ा, जिसे देखकर वह मुस्कुराने लगी। किसी ने लिखा था, ऐसा तो कोई बुरा इंसान ही कर सकता है। एक बाप अपनी बेटी को कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा करता है और बड़ी हो जाने के बाद अचानक ही पैसे वाले खानदान से जुड़ते ही अगर यह लड़की अपने बाप को आज इस तरह भुला सकती है तो कल अपनी बेटी के साथ भी यही कर सकती है। और पता नहीं समाज के लोगों के साथ तो ऐसी औरत क्या क्या कर सकती है। मल्होत्रा परिवार को तो वही परिवार है जो मल्होत्रा फार्मेसी की मालिक है। इतने सालों से आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में है। यह लोग इतने बड़े बिजनेस परिवार के पास एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमें जो लोग अपनों के साथ इस तरह का धोखा कर सकते हैं, वह आम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। देखते ही देखते एक छोटा सा इंटरव्यू मल्होत्रा फार्मेसी की रिप्यूटेशन को धक्का पहुंचाने लगा था। जब से डॉक्टर शालिनी ने मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के बीच इस पोस्ट को शेयर किया था, मल्होत्रा फार्मेसी से जुड़े हुए काफी लोग इस पोस्ट को देखकर अपनी अपनी कमेंट पोस्ट पर लिख रहे थे। तभी इंटरव्यू करने पहुंची प्रेरणा ने माइक पर अनाउंस करते हुए कहा, वैसे तो मिसेज अंजलि मल्होत्रा काफी शांति से बात करती हैं और देखने में भी बहुत भली औरत लगती हैं, मगर इतनी देर से हम लोग यहाँ पर मिस अनिका का वेट कर रहे हैं, मगर उन्होंने अब तक बाप और बेटी का सामना नहीं होने दिया। घर के अंदर ही छुपा के रखा है मिस अनिका गुलेरिया को। क्या यह बाप और बेटी को अलग करने की मल्होत्रा खानदान की सोची समझी साजिश है? आखिर क्या हो सकता है और इस साजिश के पीछे का मकसद देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तभी सोशल मीडिया पर लोग कमेंट सेक्शन में लिखने लगे, मेरा तो मानना है कि मल्होत्रा फार्मेसी को बायकॉट कर दिया जाए। उनकी कंपनी से बनी दवाइयों को कोई ना खरीदे।
ऐसे लोगों को अगर सबक सिखाने का कोई रास्ता है तो बस यही है कि उनकी कंपनी में बनी कोई चीज ना खरीदे। इस कमेंट पर देखते ही देखते हजारों लाइक आ गई। सपोर्ट में प्रेरणा की लाइव इंटरव्यू पर गौतम जिस तरह से अपना दर्द बयां कर रहा था, उसे देखकर इंटरव्यू देख रहे काफी बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। गौतम जोर जोर से रोती हुई आवाज में कहने लगा, मुझे बस एक बार अपनी बेटी को मिलना है। मुझे देखकर यह तसल्ली करनी है कि वह ठीक तो है या नहीं। आप लोग इस तरह उससे मुझे चुरा नहीं सकते, मुझसे अलग नहीं कर सकते। मैंने बहुत तकलीफों के साथ उसे बड़ा किया है। अब अचानक उसे इस तरह आपके हवाले करके नहीं जा सकता मैं। अंजलि मामी जानती थी कि गौतम का असली रूप क्या था। गौतम को इस तरह बात करते देखकर अंजलि मामी को गौतम पर घिन आने लगी थी। अंजलि मामी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, सच्चाई तो यह है कि बचपन से ही अनिका को तुमने बांध कर रखा था, उसे कभी घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया था, और अब यहाँ लोगों के सामने ऐसा नाटक कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? गौतम गुलेरिया ने अपनी छड़ी हवा में घुमाते हुए कहा, हाँ यह बात सच है कि मैंने अपनी बेटी को कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि वह तबीयत से बहुत कमजोर थी। स्कूल वाले भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो था बाकी बच्चों से, क्योंकि वह बाकी बच्चों से वजन में बहुत ज्यादा थी, इसलिए स्कूल जाने से हमेशा मना करती थी। मैंने खुद उसे अपने घर पर रखकर पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वह समाज में इज्जत से सर उठाकर चल सके। गौतम की बातों का जवाब देते हुए अंजलि मामी ने कहा, तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुमने उसे जिंदा रखा है बस, वरना तुमने जितने अत्याचार उसके ऊपर किए हैं, अगर और कोई बच्ची होती तो अब तक शायद जिंदा भी न होती। यह बात सुनते ही अचानक ही मनीषा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बस करो अंजलि, बहुत बोल लिया तुमने। अनिका बचपन से ही वजन में काफी बच्चों से बहुत ज्यादा थी। वह जो खाना चाहती थी, जितना खाना चाहती थी, हमने उसे खिलाया है, और आज तुम कहती हो और कोई बच्ची होती तो मर जाती। अगर हमने उसे खिलाया पिलाया नहीं होता तो बताओ उसका शरीर इतना मोटा कैसे हो जाता, और बाकी बच्चों की वजन में इतनी ज्यादा कैसे हो जाती। अंजलि मामी जानती थी कि यह सब कुछ हार्मोनल इंजेक्शन की वजह से हुआ था। ऐसे इंजेक्शन जिसे इस्तेमाल के बाद अगर कोई इंसान पानी भी पी ले तो उसका वजन बढ़ने लगता था, मगर इन सब बातों का अंजलि मामी के पास कोई प्रूफ नहीं था। तभी मनीषा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बस एक ही बार मुझसे उस बहुत बड़ी भूल हो गई, और मैंने अनिका पर विश्वास करके उसे वह करने दिया जो वह करना चाहती थी। नतीजा यह हुआ, वह कब किसके साथ संबंध बना आई यह हमें पता भी नहीं चला। बहुत ही कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई वो। उसके बाद भी उसने जिद की कि वह उस बच्चे को जन्म देगी। समाज में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे, फिर भी हमने उसकी हर जिद पूरी की। बस हमने उससे यह कहा कि इस तरह अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो समाज में परिवार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, और फिर उसकी छोटी बहन का भी हाथ कौन थामेगा। बस इतनी सी बात के लिए वह हमसे नाराज हो गई। प्रेरणा ने मनीषा को सवाल पूछा, आप लोग क्यों नहीं चाहते थे कि वह यह बच्चा रखे? तब रोती हुई मनीषा ने जवाब दिया, क्योंकि इस बच्ची का बाप कौन है यह हमें भी नहीं पता, वह तो कभी हमारे सामने भी नहीं आया। अनिका तभी सिर्फ 19 साल की थी। हमने उसकी हर जिद पूरी की है, मगर इस बात को लेकर हम कैसे मान जाते? आखिर हमें भी तो समाज में मुंह दिखाना है। बस इतनी सी बात को लेकर अनिका ने अपने मन में हमारे लिए जहर भर लिया। उसने जिद की कि वह बच्चे को जन्म देगी और फिर हमसे दूर कहीं चली जाएगी, और उसने ऐसा किया भी। हम उसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे। हम समझ चुके थे कि वह हमारे साथ अब ज्यादा रहना नहीं चाहती। हम उसे पैसे भेजते रहे हर महीने। हमने एक माँ बाप होने के नाते सारी जिम्मेदारियां निभाई है, और आज अचानक ही मल्होत्रा परिवार हमसे हमारी बच्ची को कैसे छीन सकता है? मनीषा की बात सुनते ही सोशल मीडिया पर जैसे इस बात ने आग पकड़ ली थी। गौतम गुलेरिया और मनीषा के सपोर्ट में तरह तरह की बातें करने लगे थे। लोगों ने अनिका की स्टोरी सुनकर अनिका के लिए अपनी एक अलग ही राय बना ली थी। एक ऐसी लड़की जो बिन ब्याही माँ बन गई,
और अपने बाप पर बोझ बन गई। न सिर्फ इतना, मगर जिस सौतेली माँ ने उसकी हर जिद पूरी की, उस माँ को भी अनिका ने अपमानित कर दिया। इस तरह की लड़कियां समाज में एक कलंक है। यह सारी बातें सुनकर अनिका बाहर उन प्रेस रिपोर्टर के साथ बात करने जाने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने अनिका को रोक लिया। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो नानी माँ छड़ी के सहारे अनिका को पकड़कर खड़ी थी। नानी माँ ने अनिका से कहा, बाहर मत जाना मेरी बच्ची। डरी हुई और टेंशन में लग रही नानी माँ के कंधों पर हाथ रखकर अनिका ने कहा, अरे नानी माँ, आप चिंता मत कीजिए, इस बात को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नानी माँ हैरान रह गई। बाहर इतना कुछ हो रहा था और लोग अनिका के बारे में इतना भला बुरा कह रहे थे, मगर अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नानी माँ के पास की चेयर पर बिठाते हुए अनिका ने कहा, आप यहाँ आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए, यह सब अभी शांत हो जाएगा, सब अपने आप घर चले जाएंगे। अनिका की बातों को सुनकर नानी माँ को ऐसा लग रहा था जैसे कि इस नन्ही सी बच्ची पर बचपन से इतने जुल्म हुए थे कि अब उसे लोगों के ऐसे तानों की आदत पड़ चुकी थी। अनिका के बारे में सोच सोचकर नानी माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तभी अनिका ने अपना फोन निकालकर उसमें टाइम देखा। अनिका को पता था कि बहुत जल्द गौतम गुलेरिया और उनके डीएनए रिपोर्ट्स आ जाएंगे। अनिका ने राजलक्ष्मी को फोन लगाकर कहा कि जैसे ही रिपोर्ट आ जाए वो तुरंत उसे भेज दे। राजलक्ष्मी का फोन रखने के बाद अनिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हो रही हलचल को नोटिस किया। लोग अनिका को तरह तरह की बातें सुना रहे थे। हर कोई अनिका के बारे में बहुत बुरा बुरा लिख रहा था। यहाँ तक कि बात मल्होत्रा फार्मेसी की रिपोर्टेशन पर जा पहुँची थी। अनिका एक के बाद एक कमेंट्स पढ़ते हुए हर कमेंट्स को हंसी में उड़ा रही थी। अनिका की इस तरह की बिहेवियर को देखकर नानी माँ का टेंशन और बढ़ रहा था। तभी बाहर और लोगों के इकट्ठा होने की आवाज आने लगी। प्रेरणा की इस लाइव स्ट्रीम दिल्ली में आग की तरफ फैलने लगी। बाकी के प्रेस रिपोर्टर और आम आदमी भी अब मल्होत्रा हाउस के अंदर जमा होने लगे थे। सारे गौतम और मनीषा के लिए जस्टिस की डिमांड करते हुए नारा लगाने लगे थे। जैसे ही बढ़ते हुए शोर की आवाज नानी माँ के कानों पर पड़ी, नानी माँ ने जोर से अपनी छड़ी फर्श पर पटकी। अनिका ने नानी माँ के कंधों पर अपना हाथ रखकर उससे माथे पर चूम लिया और कहा, नानी माँ, मैंने कहा ना आपसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह लोग जितना शोर मचा रहे हैं उतने ही शांति से यहाँ से चले जाएंगे। आपको मुझ पर भरोसा है ना? अनिका के गालों पर हाथ फेरते हुए नानी माँ ने कहा, मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना स्वाति पर था। अपनी नानी माँ के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनते ही अनिका भी इमोशनल हो गई थी। मगर इस वक्त अनिका को इंतजार था तो सिर्फ राजलक्ष्मी के कॉल का। अनिका ने सोच लिया था कि जैसे ही राजलक्ष्मी डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट बताएगी, यह साबित हो जाएगा कि गौतम गुलेरिया अनिका का बायोलॉजिकल फादर नहीं है और सब कुछ शांत हो जाएगा। अभी अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक ही किसी ने मल्होत्रा परिवार की खिड़की पर जोर से पत्थर फेंका। खिड़की का शीशा टूट गया और पत्थर आकर नानी माँ के पैरों पर पड़ा। नानी माँ को जैसे ही पत्थर लगा, नानी माँ के मुंह से चीख निकल गई। गुस्से से तिलमिलाकर अनिका ने पत्थर उठाया और बाहर की ओर चलने लगी। तभी नानी माँ ने पीछे से अनिका को आवाज लगाते हुए कहा, बेटा बाहर मत जाना, तुम्हारी नानी माँ की खातिर। नानी माँ को पता था कि गुस्से में तिलमिलाए लोग अनिका के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी कर सकते थे। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अनिका ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ पत्थर जैसे ही छोड़ा, राजलक्ष्मी का कॉल आया। अनिका ने बिना टाइम वेस्ट किए राजलक्ष्मी का फोन उठाया। राजलक्ष्मी ने अनिका के फोन उठाते ही कहा, डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट सुनकर तुम हैरान रह जाओगी क्योंकि रिजल्ट थोड़ी सरप्राइजिंग है। राजलक्ष्मी के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका को हैरानी होने लगी। डीएनए टेस्ट रिजल्ट में आखिर ऐसा क्या शॉकिंग था? क्या अनिका ने सोची हुई बात पूरी तरह से गलत थी या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि अनिका गौतम गुलेरिया की बायोलॉजिकल डॉटर थी और कामिनी नहीं? अनिका ने राजलक्ष्मी से पूछा, अब जल्दी बताओ कि टेस्ट के रिपोर्ट में क्या पाया है तुमने? राजलक्ष्मी ने अनिका को शांत करते हुए कहा, कम डाउन अनिका, मैं एक काम करती हूँ,
तुम्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मेल कर देती हूँ, तुम खुद ही पढ़ लेना। यह कहते हुए राजलक्ष्मी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट करते ही अनिका ने अपने मेल बॉक्स में राजलक्ष्मी का मेल चेक किया। ईमेल में राजलक्ष्मी ने अनिका और गौतम गुलेरिया के सैंपल से की गई डीएनए टेस्ट रिजल्ट भेजे थे। रिपोर्ट पढ़ने के बाद अनिका ने अपने दोनों होंठ दबा लिए और अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए अनिका ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। फोन अपनी जेब में रखकर अनिका ने नानी माँ से कहा, नानी माँ, मुझे अब बाहर जाना होगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। नानी माँ को डर था कि बाहर गुस्साई भीड़ कहीं अनिका पर अटैक ना कर दे, इसलिए जब अनिका बाहर जाने लगी तब नानी माँ भी अनिका के पीछे पीछे लकड़ी का सहारा लेकर चलने लगी। जब अनिका और नानी माँ बाहर पहुँचे, उन्होंने देखा कि गौतम और मनीषा एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो रहे थे। मनीषा ने कहा, सालों पहले अनिका की माँ ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया था, हमसे सब कुछ छुपा कर रखा था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद अनिका को एक माँ की जरूरत थी और इसलिए मैंने और गौतम ने शादी कर ली ताकि अनिका को एक माँ का प्यार मिल सके। गौतम गिलोरिया ने किशन मामा की ओर देखकर कहा, किशन, मुझे पता है कि तुम लोग मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हो। तुम लोग मेरी दूसरी शादी से खुश नहीं हो, मगर यह तो समझने की कोशिश करो कि मैं अकेला एक छोटी बच्ची अनिका का देखभाल नहीं कर सकता था। अनिका की भलाई के लिए मैंने यह सब कुछ किया और फिर बचपन में अनिका की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब अचानक ही अनिका की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। रात को मैं उससे अपने हाथों में उठाकर बारिश में मीलों तक चलता रहा। फिर कहीं जाकर मुझे एक कार में लिफ्ट मिली और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मनीषा ने अपनी खुद की औलाद कामनी की भी फिक्र नहीं की और रात भर हॉस्पिटल में अनिका की सेवा की। जब सुबह कामनी को भूख लगी तो छोटी सी बच्ची ने खुद खाना पकाने की कोशिश की और अपना हाथ जला बैठी। मनीषा फिर से जोर जोर से रोने लगी। सही कहा तुमने, उस वक्त मैं अपनी दोनों बच्चियों के बारे में सोच सोचकर बहुत रोई थी। मुझे लगा था कि काश भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी होती कि मैं अपनी दोनों बच्चियों की हिफाजत कर सकूं। मनीषा और गौतम का नाटक देखते हुए अनिका दरवाजे के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। गौतम गुलेरिया यह सारी बातें करके लोगों की नजरों में हीरो बन चुका था, मगर सच्चाई तो सिर्फ अनिका जानती थी कि किस तरह मनीषा, गौतम और कामनी जब भी वेकेशन पर जाया करते तब अनिका को घर में लॉक करके कई दिनों तक बाहर रहते। अपना खाना पीना रहना सब कुछ अनिका खुद ही मैनेज करती। बचपन में खाना बनाते वक्त एक बार अनिका ने अपने हाथ जला लिए थे और गरम गरम तेल शरीर पर गिरने की वजह से अनिका की दाहिनी जांघ पर जलने के निशान आज भी उतने ही ताजा थे जितने 20 साल पहले। मगर आज सबके सामने इस तरह का झूठ इतनी आसानी से गौतम और मनीषा के मुंह से निकल रहा था, यह देखकर अनिका दोनों की एक्टिंग स्किल की दाद देने लगी। दोनों की केमिस्ट्री देखकर अनिका को ताजुब हो रहा था, मगर अनिका के मन में एक और सवाल घूमने लगा था कि क्या डीएनए टेस्ट रिजल्ट जानने के बाद भी गौतम गुलेरिया और मनीषा की केमिस्ट्री इसी तरह बरकरार रहेगी। जब अनिका दरवाजे से बाहर निकलकर किशन मामा की ओर आई तब प्रेरणा अपने माइक्रोफोन और कैमरामैन के साथ दौड़कर अनिका के पास आई। अनिका की मुंह के पास माइक रखकर प्रेरणा अनिका से कहने एक के बाद एक सवाल पूछने लगी। क्या आप ही मिस अनिका गुलेरिया हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। आप क्या अक्सर इतनी लेट उठा करती हैं? क्या आप अपने पापा और अपनी सौतेली माँ से कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ ऊपर अनिका के बेडरूम में आर्यन खिड़की से झांककर नीचे चल रहे तमाशे को देखने की कोशिश कर रहा था। आर्यन नीचे हो रही हलचल को देखकर इतना जरूर समझ गया था कि लोग उसकी मॉम को परेशान कर रहे थे और परेशानी की जड़ भीड़ के बीचों बीच खड़े किशन मामा और अंजलि मामी की उम्र के अंकल आंटी थे। आर्यन मन ही मन सोचता रहा कि अगर उसमें ताकत होती तो वह जरूर अभी के अभी नीचे जाकर अपनी माँ को उन दोनों के चंगुल से छुड़ा लेता। मगर आर्यन को इस बात का भी एहसास था कि अभी वह छोटा था और बड़े लोगों की बातों में उसे नहीं पड़ना चाहिए। खिड़की से नीचे देखते हुए आर्यन सोचने लगा कि काश वो इसी वक्त इतना बड़ा हो जाए कि वो नीचे जाकर अपनी माँ को इन लोगों से बचा सके। आर्यन के नीचे चल रहे तमाशों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया और फिर वह रिकॉर्डिंग उसने रिया को भेज दी। रिया अपने कमरे में रोहित की खरीदी हुई
बार्बी डॉल्स के साथ खेल रही थी। जब रिया ने मोबाइल पर आर्यन का मैसेज फ्लैश हुआ, तब रिया ने आर्यन की भेजी हुई वीडियो को देखा। वीडियो देखकर रिया समझ गई कि फिर से उसकी मम्मा को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। रिया ने तभी एक वॉइस नोट आर्यन को भेजा और कहा कि यह जो सामने खड़े हैं और सबके सामने रोने का नाटक कर रहे हैं, यह वही इंसान है जिन्होंने तुम्हें मम्मा से छीना था और तुम्हें मारने की कोशिश की थी। एक काम करो, खिड़की खोलकर उनके ऊपर गर्म पानी की बाल्टी डाल दो। ध्यान रखना, पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए और उनके सर पर गिरना चाहिए। सारा वक्त रोहित रिया के ठीक पीछे खड़ा था। रिया को इस तरह से बात करते हुए सुनकर रोहित हैरान रह गया। रोहित ने चिराग मेहता को फोन करके कहा, सुनो जरा, मल्होत्रा हाउस जाकर चेक करो कि अनिका का क्या हाल है। अगर कोई उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे बताओ। कुछ ही देर में चिराग मेहता ने रोहित को प्रेरणा की न्यूज लिंक भेजी। जब रोहित ने उस लिंक पर टैप किया तो लाइव न्यूज उसे दिखाई देने लगी। लाइव न्यूज पर अनिका को ट्रोल करते हुए इतने सारे कमेंट पढ़कर रोहित हैरान रह गया। रोहित को पता था कि कोई भी न्यूज इतनी जल्दी इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकती। जरूर किसी ने पैसे देकर इस लिंक को ट्रेड करवाया था। रोहित ने मैसेज करके चिराग मेहता को यह पता लगाने को कहा कि कौन था इस सब के पीछे। लाइफ केयर हॉस्पिटल दिल्ली। हॉस्पिटल में करण गुलेरिया को होश आ गया था, मगर सेफ्टी को देखते हुए डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि करण गुलेरिया को अभी भी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए। करण गुलेरिया अपने बेड पर लेटे हुए रिया की लाइव स्ट्रीम शुरू होने का इंतजार करने लगे, मगर अभी लाइव स्ट्रीम शुरू होने में बहुत देर थी। काफी दिन बीमार में होने की वजह से करण गुलेरिया को अब नींद नहीं आ रही थी। शरीर जरूर कमजोर था, मगर आंखों में नींद नहीं थी। किसी तरह करण गुलेरिया को कुछ और घंटे इंतजार करना था। इससे पहले कि रिया की लाइव स्ट्रीम शुरू होती, करण गुलेरिया ने सोचा कि तब तक क्यों ना सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेडिंग वीडियोस देखी जाए। शायद उसमें कहीं रिया की कोई मिस हुई गेम ट्रेड हो रही हो। जैसे ही करण गुलेरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन किया, टॉप ट्रेडिंग लिंक में करण गुलेरिया को किशन मामा और अंजलि मामी की तस्वीर दिखाई दी। किशन मामा और अंजलि मामी को देखकर करण गुलेरिया ने टेबलेट को अपने चेहरे के पास लाया और गौर से किशन मामा के चेहरे को देखने लगे। जब से स्वाति ने करण गुलेरिया को छोड़ा था, तब से लेकर आज तक करण गुलेरिया ने मल्होत्रा परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा था और ना ही उनका चेहरा देखा था। काफी सालों बाद किशन मामा काफी बदले बदले से लग रहे थे। पिछली बार जब करण गुलेरिया ने किशन मामा को देखा था, तब वह यंग भोले भाले से लड़के थे जो बात बात पर अपनी बड़ी बहन के पीछे छुप जाता था। कोई भी अगर उसे परेशान करता तो वह अपनी बड़ी बहन से कंप्लेन करता। मगर आज बढ़ी हुई मूछें और बालों में सफेदी को देखकर करण गुलेरिया को यकीन नहीं हो रहा था कि किशन मामा वही भोला भाला सा लड़का है जिसे वह सालों पहले से जानते थे। लोगों के कमेंट पढ़कर करण गुलेरिया को इतना समझ में आ गया था कि मामला क्या था। स्वाति का पति मल्होत्रा खानदान से अपनी बेटी वापस लेने आया था। वह बेटी जो गौतम गुलेरिया और स्वाति की बेटी थी। जब करण गुलेरिया ने गौतम का चेहरा देखा, तब अचानक ही उनके कमजोर शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। आखिरकार करण गुलेरिया ने उस इंसान को देख लिया था जिसकी वजह से सालों पहले स्वाति ने करण गुलेरिया को ठुकरा दिया था। मगर गौतम को देखकर करण गुलेरिया को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे किसी इंसान के लिए स्वाति ने उसे छोड़ दिया था। करण गुलेरिया गौतम के हाव भाव से और उसके बात करने के तरीके से इतना समझ गए थे कि पैसों की लालच में यह इंसान मल्होत्रा खानदान की इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा था। करण गुलेरिया कहीं न कहीं यह सोचकर भी मन ही मन दुखी हो रहे थे कि मरी हुई स्वाति अगर कहीं से अपनी बच्ची को देख रही होगी तो उसकी आत्मा को कितना दुख पहुंच रहा होगा। अगर किस्मत को मंजूर होता और करण गुलेरिया की स्वाति के साथ कोई औलाद होती तो वह उस औलाद को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते और कभी इस तरह लोगों के सामने उसे बेइज्जत नहीं होने देते। मल्होत्रा हाउस। वहाँ मल्होत्रा हाउस के मेन डोर के बाहर प्रेरणा, उसके कैमरामैन और बाकी के क्रू मेंबर्स ने अनिका को चारों ओर से घेर लिया था। जब गौतम गुलेरिया ने अनिका के बचपन के बारे में बताया था, तब वह बार बार कह रहे थे
कि वह एक मोटी वजनदार लड़की थी, मगर सामने खड़ी इस लंबी पतली लड़की को देखकर प्रेरणा को यकीन नहीं हो रहा था कि वह यही लड़की है जिसके बारे में गौतम गुलेरिया अभी अभी बात कर रहे थे। और तो और अनिका की खूबसूरती देखकर प्रेरणा और उसका क्रू हैरान रह गए थे। कैमरामैन ने कैमरा में देखते हुए यह तक कह दिया कि आज से पहले इतनी खूबसूरती इस कैमरे में कभी कैद नहीं की। भोली भाली और मासूम सी दिखने वाली यह लड़की किसी भी तरह से गौतम ने कही हुई बातों पर खरी नहीं उतर रही थी। जैसे ही कैमरामैन ने अनिका की वीडियो लाइव दिखाने की कोशिश की, कैमरे में कोई तकनीकी खराबी आ गई। लोग एक के बाद एक लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करने लगे, हमें उस लड़की का चेहरा दिखाओ जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकती है। दिखाओ वो लड़की कौन है। हाँ, हमें भी दिखाओ, हमें भी उस लड़की का चेहरा देखना है जिसने अपने माँ बाप पर इतना अत्याचार किया है। जैसे ही कैमरामैन ने तकनीकी खराबी दूर करके कैमरा ऑन किया, अनिका की खूबसूरत तस्वीर लाखों लोगों के सामने फ्लैश हुई। अनिका का चेहरा देखकर एक सेकंड के लिए व्यूअर्स को लगा कि वह किसी बेहद खूबसूरत फिल्मी हीरोइन का इंटरव्यू देखने जा रहे थे। अचानक जो लोग अब तक अनिका के बारे में बुरा लिख रहे थे, उनमें से कई लोग अनिका की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। किसने लिखा कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा काम कर ही नहीं सकती, तो किसी ने लिखा कि कहीं यह सब कुछ बाप बेटी ने मिलकर ड्रामा तो नहीं किया ताकि बेटी को दुनिया के सामने लंच कर सके। तो किसी ने लिखा, सॉरी टू से, मगर बाप की शक्ल देखकर हमने सोचा नहीं था कि बेटी इतनी खूबसूरत होगी। तभी किसी ने लिखा कि इतनी खूबसूरती का कोई फायदा नहीं, अगर तुम इंसान अच्छे नहीं हो तो तुम चाहे जितने भी खूबसूरत हो, तुम समाज की नजरों में हमेशा बदसूरत ही रहोगे। वहाँ हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए करण गुलेरिया ने जब अनिका का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गया। यह वह चेहरा था जिसे वह हमेशा भुलाने की कोशिश किया करते थे, और यह वही चेहरा था जिसे करण गुलेरिया कभी भुला नहीं सकते। अनिका का चेहरा देखते हुए अचानक ही करण गुलेरिया को सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। तब उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी आंखों में आंसू थे। जब आंसू साफ करके करण गुलेरिया ने फिर से मोबाइल पर अनिका की वीडियो देखी, तब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वक्त 20 साल रिवाइंड हो गया है और स्वाति ने फिर से किसी ने जान डाल दी थी। अगर स्वाति और अनिका के बीच कोई फर्क था तो बस वह इतना कि स्वाति बहुत ही तेज और गर्म स्वभाव की थी और उसका यह स्वभाव उसकी आंखों में दिखता था, जबकि अनिका की आंखों में काफी शांत और गहरी थी, बिल्कुल करण गुलेरिया जैसी। वहाँ मल्होत्रा हाउस के बाहर चल रहे शोर शराबों के बीच प्रेरणा ने ऊंची आवाज में सबके सामने अनिका से पूछा, आप इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लग रही हैं। आपको देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आप अपने सगे बाप के साथ यह बर्ताव किया है। आप लोगों को अपने इस बिहेवियर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अचानक चल रहे शोर शराबों के बीच शांति छा गई। लोग अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी अनिका ने अपने मुंह के पास रखे माइक पर कहा, मैं इन दोनों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, दूर रहना मुझसे और मेरे परिवार से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब प्रेरणा ने अनिका को इस तरह बात करते हुए देखा तो वह चौंक गई। प्रेरणा ने अनिका पर फिर से अपने सवालों की गोलियां दागना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें अपने माँ बाप के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं? उनके लिए तुम्हारे दिल में बिल्कुल दया भाव नहीं है? तुम भी एक बच्चे की माँ हो। तुम्हें कैसा लगेगा अगर कल उठकर वह तुम्हारे साथ वही सलूक करे जैसा तुम अभी अपने पेरेंट्स के साथ कर रही हो? इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मैं अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहूंगी। जब भीड़ में फिर से चिल्लाना शुरू किया, तभी दरवाजे से सायरन बजाती हुई पुलिस की जीप एंटर हुई। जीप से एक इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल उतरकर अनिका और किशन मल्होत्रा के पास आकर खड़े हो गए। भीड़ को कंट्रोल करते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए शांत हो जाइए, आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए। पुलिस को देखकर प्रेरणा और उसकी टीम पीछे हो गए। प्रेरणा ने गौतम गुलेरिया की ओर देखकर कहा, यह पुलिस को किसने बुलाया है यहाँ पर? तभी इंस्पेक्टर ने कैस सख्ती से प्रेरणा की ओर देखकर कहा, मुझे मिस्टर मल्होत्रा ने कंप्लेन की है
कि आप लोग जबरदस्ती उनके बंगले में घुस आए हो बिना परमिशन के। आप इस तरह किसी के घर में कैमरा लेकर नहीं घुस सकते। मैं आप लोगों के खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकता हूँ। पुलिस का रवैया देखते हुए मनीषा ने गौतम का हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगता है इस वक्त हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। प्रेरणा ने भी मनीषा की हाँ में हाँ भरते हुए कहा, आंटी ठीक कह रही हैं, मुझे लगता है हमें फिर कभी आकर इंटरव्यू करना चाहिए। तभी कुछ देर के बाद गौतम गुलेरिया ने इंस्पेक्टर के पास जाकर कहा, देखिए इंस्पेक्टर, कंप्लेन तो मुझे लिखवानी है। इन लोगों ने जबरदस्ती मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया है। गौतम की बात सुनते ही मनीषा ने भी अपना रोना शुरू कर दिया और इंस्पेक्टर से कहा, अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ आ गए। हम दोनों, वो जो सामने खड़ी लड़की है ना अनिका, उसके माँ बाप हैं, मगर वह लड़की अब हमें पहचानने से भी इनकार करती है। यह मल्होत्रा परिवार ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। पुलिस इंस्पेक्टर हैरानी से किशन मामा और अंजलि मामी को देखने लगा। फिर किशन मामा के पास जाकर इंस्पेक्टर ने पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, यह सब क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं ये लोग? जब अनिका ने इंस्पेक्टर को गौर से देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि इंस्पेक्टर बहुत ही कड़क मिजाज का था। उसका नाम था इंस्पेक्टर अब्बास। इंस्पेक्टर अब्बास दिल्ली पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर थे और पुलिस महकमे में उनका काफी नाम और रुतबा था। पीछे खड़े हुए इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इंस्पेक्टर अब्बास के पास आए और कहने लगा, सर मुझे लगता है यह एक फैमिली मैटर है। भीड़ को हटा देते हैं और दोनों फैमिली को सामने सामने बिठाकर मामले को यही रफा दफा कर देते हैं। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी कर पाता, इंस्पेक्टर अब्बास ने सख्ती से उसकी ओर देखा। इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में देखते ही सब इंस्पेक्टर खामोश हो गया। तभी सीढ़ियों के पास खड़े गौतम गुलेरिया ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, सर अब आप ही इंसाफ कीजिए। अगर बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप को इस तरह रास्ते पर छोड़ने लगे तो क्या होगा हम जैसे लाचार बूढ़े माँ बाप का? इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, बच्चों का फर्ज है कि जिन माँ बाप ने उन्हें अपना पेट काट कर पाल पोस कर बड़ा किया, बुढ़ापे में वह उनका सहारा बने। फिर इंस्पेक्टर अब्बास ने गौतम गुलेरिया की ओर देखकर कहा, मगर अफसोस इस बात का है कि ऐसा करने पर हम किसी को कानूनी सजा तो नहीं दे सकते, मगर हाँ, किसी भी बच्चे की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बने। ऐसा न करने पर अफसोस कि उस इंसान को सजा तो नहीं दे सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसे इंसान समाज के लिए एक बदनुमा दाग हैं। यह कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने गुस्से से अनिका की ओर देखा। इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें अनिका का किया हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और अगर उनके बस में होता तो वह इसी वक्त अनिका को सख्त से सख्त सजा सुना देते। तभी अनिका धीरे से चलकर इंस्पेक्टर अब्बास के पास आई और अनिका ने अपने पास खड़ी प्रेरणा को इशारा करके अपने पास बुलाया। प्रेरणा अपने ग्रुप के साथ माइक लेकर अनिका के पास पहुंच गई। अनिका ने कैमरे में देखते हुए कहा, मैं यह जरूर मानती हूँ कि हर बच्ची को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। उन्हें हर वह खुशी देनी चाहिए जो खुशी माँ बाप ने कभी उन्हें दी थी और मैं भी ऐसा करना चाहूंगी। मगर मैं यह सब कुछ एक ऐसे इंसान के लिए क्यों करूं जिसका मेरे साथ खून का कोई रिश्ता ही नहीं। अनिका ने जैसे ही यह बात कही, शोर मचा रही भीड़ अचानक ही शांत हो गई। इंस्पेक्टर अब्बास अनिका की बात सुनकर हैरान हो गए। तभी गौतम और मनीषा लगभग एक साथ बोल पड़े, यह क्या कर रही हो तुम अनिका? गौतम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा बात करते हुए। मुझे तो अब तुम्हें बेटी कहने पर भी शर्म आती है। हमें हमारा हक नहीं मिले, इस वजह से तुम अब इतना बड़ा झूठ बोल रही हो लोगों के सामने। तुम मेरी बेटी हो और ये ही सच है। अनिका ने गौतम गुलेरिया की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अपने मोबाइल की इनबॉक्स में जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट राजलक्ष्मी ने भेजी थी उसे प्रेरणा और बाकी लोगों को दिखाते हुए अनिका ने कहा, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो यह देख लीजिए क्या है सच्चाई। इंस्पेक्टर अब्बास ने रिपोर्ट पढ़कर सबके सामने अनाउंस किया,
इस रिपोर्ट में लिखा है कि गौतम गुलेरिया अनिका के बायोलॉजिकल फादर नहीं है। यह बात सुनते ही अचानक आस पास खड़े सारे लोग शॉक हो गए। मनीषा और गौतम गुलेरिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या बात करें। गौतम मन ही मन सोचने लगे कि आखिर डीएनए रिपोर्ट मैच करने के लिए अनिका के पास सैंपल कहां से आया था। फिर उसे याद आया कि कल जब उनके हाथों से कॉफी मग टूटा था तब खून की कुछ बूंद कॉफी मग पर गिरी थी। मगर गौतम गुलेरिया यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अनिका ने डीएनए टेस्ट करवाने की सोची क्यों। हड़बड़ाकर अटकती हुई आवाज में गौतम गुलेरिया ने इंस्पेक्टर से कहा, सर यह दरअसल झूठ बोल रही है। मुझे लगता है यह रिपोर्ट भी फेक है, यह झूठे रिपोर्ट है।